स्वागत है हुंकार में। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं और मेरा नाम रुबिका लियाकत है। क्या मोदी सरकार की नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एकजुट हो गए हैं? क्या मोदी सरकार के आने से पहले चीन और पाकिस्तान में दोस्ती कभी नहीं थी? क्या भारत की विदेश नीति ऐसी हो गई है कि 26 जनवरी पर कोई विदेशी मेहमान भारत आने को तैयार नहीं है? क्या न्यायपालिका और चुनाव आयोग लोगों की आवाज को दबाने वाले इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं? क्या भारत में राजशाही लौट गई है? इट इज द किंग हु इज रूलिंग द कंट्री। क्या पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान में सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हुआ है? आज ये सारे सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी को लेकर कल शाम से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मेरे साथ एक तस्वीर चलती हुई आप देख रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन में अपनी बात रख रहे थे और बात उन्होंने इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द रखी है। इनफैक्ट यही चीजें रखी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए विदेश नीति से लेकर घरेलू नीति तक हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। ठीक है, ये विपक्ष है, विपक्ष का हमला जायज है सरकार के ऊपर, लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या वाकई हिंदुस्तान में यह हो गया है? बीजेपी राहुल के बयानों को संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताने से लेकर उन्हें इतिहास की क्लास लेने तक की नसीहत दे रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस तक दे दिया है। आज हुंकार में राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई पर बहस जरूरी है। मैं चाहती हूं कि दोनों तरफ से जो वार पलटवार, यानी राहुल गांधी और विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी और सरकार की तरफ से जो वार पलटवार हुए हैं, आप उनको देखिए और फिर बहस। You have brought Pakistan and China together. चाइना और पाकिस्तान तो आज से नहीं 40-50 बरस से साथ साथ हैं, जुड़े हुए हैं। कोई नई बात तो है ही नहीं, कोई नई बात तो कही नहीं। चीन की अभी आपको बहुत याद आ रही है कि वही लोग हैं जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे उसके। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. जुडिशरी इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से गाली देना ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह का बयानबाजी दे करके बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक अच्छी खबर दे देना चाहती हूं। ये अच्छे फैसले की खबर है। चीन की बात हो रही थी और चीन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, भारत ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने यह फैसला बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन के एक सैनिक चीफ बाओ को टॉर्च बेयरर बनाने के बाद दिया है। चीन का यह सैनिक गलवान संघर्ष के दौरान घायल हुआ था। भारत ने कहा है कि चीन ओलंपिक का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो ना तो उद्घाटन समारोह में शामिल होगा और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने वाला है। हिंदुस्तान ने एक कड़ा फैसला ले लिया है और अब मैं आपको ये बता दूं, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर है ANI की, हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्मिता, हैप्पी टू हैव यू। GVL नरसिम्हा राव सांसद हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। GVL आपका बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी नायक मेरी दोस्त इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रही हैं, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रागिनी, हैप्पी टू हैव यू टू। माधव आनंद आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता है JDU के। माधव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अरसे बाद। और अमीक जामे आपको दिख रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अमीक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रागिनी, शुरुआत आपसे। मुझे पूरा यकीन है कल अपने लीडर को देखकर आप बहुत खुश हो रही होंगी, बहुत प्रसन्न हो रही होंगी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कल उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ अपनी बातों को रखा है। लेकिन जो तथ्य थे, क्या उन तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं हुई है राजनीति के चक्कर में? मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे रागिनी। रूबिका, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके भी आंसू पोंछ लिए जाए।
और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति में अगर कोई एक ऐसा नेता है जो महात्मा गांधी के इस कथन को चरितार्थ करता हुआ दिखता है, उसे सच और यथार्थ में बदलता हुआ दिखता है, तो वो राहुल गांधी। अगर कोई एक ऐसा नेता है जो इस तल्खी भरे माहौल में, चुनावी माहौल में, जहां धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता और जातिवाद का बोलबाला है, वहां पर गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं का सम्मान, देश की संप्रभुता और किसानों की लाचारी को हाशिए से राजनीतिक मुख्य धारा में लाने का काम करता है, सड़क से लेकर संसद तक, तो वो राहुल गांधी है। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारा देश जो कि एक संघीय ढांचे की नींव पर खड़ा हुआ लोकतंत्र है, उसे तानाशाही और राजशाही में ना परिवर्तित किया जाए, गरीब और अमीर के बीच की खाई लगातार ना बढ़ती जाए, ऐसे मुद्दों को उठाने की बात जो करता है वो राहुल गांधी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघी और भाजपाइयों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि जनवादी मुद्दे जो है वो भाजपा की गले की हड्डी है, जो हमारे लिए राजनीति का आदर्श है, तो उनके लिए गले की हड्डी है, पूरा भरोसा होना भी चाहिए। निगली जाती है ना उगली जाती है। अब मुझे ये बताइए कि तानाशाही कैसे बढ़ी है, मुझे वो राज्य बताइए जहां पर आपकी सरकारों के दौरान जैसे इमरजेंसी लगी थी वो लगी हो। एक राज्य मुझे गिना दीजिए। रूबिका, मैं इमरजेंसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ और इमरजेंसी के नहीं, मैं ऊपर तानाशाही इंदिरा की गांधी बात ने, कर रही हूँ। सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा सुन लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और स्वयं इंदिरा गांधी ने खेद प्रकट किया था, लेकिन इमरजेंसी भी संविधान का मैं तो प्रावधान खेद है। और ये सब की बात नहीं कर रही हूँ रागिनी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि तानाशाही का मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए कि मोदी ने किसी एक राज्य में इमरजेंसी लगा दी। आपने मुझे जवाब नहीं देने दिया। मैं एक राज्य आपसे पूछ रही हूँ ना। इमरजेंसी संविधान का प्रावधान है, लेकिन अघोषित इमरजेंसी अगर देश में लगी वो कहाँ है? अघोषित इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, कश्मीर, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में कहाँ लगी है वो अघोषित? आंध्र प्रदेश में, कश्मीर, तेलंगाना में कहाँ लगी है? तमिलनाडु में कहाँ लगी है वो अघोषित इमरजेंसी? महाराष्ट्र में? आप या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेती हूँ। नहीं, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आप भाजपा की मदद कर लीजिए, मुझे आपकी मैं हिंदुस्तान के लिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि नहीं है आवाज मेरी, मैं और धीमे बोल लेती हूँ, मैं आपसे विस्पर करके बात कर लेती हूँ। कहाँ लगी है देश के राज्य में इमरजेंसी, तानाशाही? मैंने आवाज अपनी और कम कर दी है रागिनी, मैं बिल्कुल धीमी आवाज में आपसे बात कर रही हूँ। एक राज्य बता दीजिए जहाँ पर तानाशाही के तहत मोदी ने कामकाज ठप कर दिया है। मैं बोल ही नहीं रही हूँ, देखिए मैं बहुत धीमे बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में तो 370 को हटाया है, उसे और बढ़िया तौर पे अभिन्न अंग बनाया है हिंदुस्तान का। छीना गया बिना विधानसभा को ये अधिकार दिए कि वो उस पर फैसला ले सके। चलिए ठीक है, इसके ऊपर संसद में भी चर्चा चलिए ठीक है। अच्छा, जुडिशरी इलेक्शन कमीशन ये लोगों की आवाज दबा रहा है जैसा राहुल कह रहा है? बिल्कुल बताती हूँ। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर FIR होती है कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ वो घूम रहे हैं और इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेता है। पर जमातियों पर थूक लगाने का इल्जाम लगाने वाले अमित शाह जब थूक लगा के पर्चा बांट रहे होते हैं और वहां पर 500 लोगों का हुजूम होता है और इलेक्शन, तो आप लोग बॉयकॉट कर लीजिए ना इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन जब काम ही का नहीं है तो आप लोग चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ दीजिए, आप पीछे चले जाइए। GVL नरसिम्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है रागिनी, अभी बहुत मुद्दे हैं, अभी तो चीन पर भी मुझे आपसे बात करनी है, अडानी अंबानी पर भी बात करनी है, और हिंदुस्तान के किसी घर में चप्पल उतार कर जाने वाली उस परंपरा पर भी बात करनी है। रागिनी, आज घंटे भर हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन GVL राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि 2 हिंदुस्तान है तो क्या उसमें कुछ गलत है? रागिनी ठीक है, मैं समझ गई, सुनिए ना एक सेकेंड, तो उसमें क्या गलत है? गरीबी और अमीरी अगर आप देखें तो वो के शेप जो है ग्रोथ साफ तौर पर दिख रही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। जी भैया। रूबिका जी, आपको और दर्शकों को सबको नमस्कार। पैनल में ये वाकई सच है, हमारे देश में कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ है, बट लेकिन क्या ये पिछले 7 साल में हुआ है? और सबसे ज्यादा अमीर, गलत तरीके से अमीर बना है ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सरकार के कार्यकाल में बना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जिस ऑक्सफैम रिपोर्ट के हवाला देते हुए बात करते हैं उस पे झूठ बोलते हैं। वो रिपोर्ट क्या कहता है? ये रिपोर्ट मेरे सामने है।
ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। अमीर जो अमीर बने हैं यह रेंट थिक सेक्टर्स में बने हैं, ये बने हैं, अमीर बने हैं। मैं एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं। द क्लियरली द वेल्दीएस्ट इन इंडिया हैव मेड देयर फॉर्च्यून्स फ्रॉम क्रोनी कैपिटलिज्म rather than through innovation or the rules of the market. The ways in which they benefited were clear when various scams such as the 2G spectrum scam and the coal scam came to light. नहीं तो ये जो AA वेरिएंट है, राहुल गांधी इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि अडानी जो है अचानक बहुत वेल्दी हो गए हैं? आरोप लग रहा है ना आप पे, कैसे हो गया? देखिए राहुल गांधी नहीं, देखिए ये झूठा आरोप, अदानी अंबानी ये सब का ग्रोथ कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। बट लेकिन जो लोग 2G स्कैम में पकड़े गए, जो कोल स्कैम में लाखों करोड़ का घोटाला किए हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला किए हैं, यही इसका जिक्र है ऑक्सफैम रिपोर्ट में। बट लेकिन राहुल गांधी झूठ बोल करके निकलना चाहते हैं, जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। कल पार्लियामेंट में भी उनको माफी मांगना पड़ेगा। कल पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। और शायद राहुल गांधी को अपनी बिरादरी को लेकर या अपने पूर्वज को लेकर कहीं शर्म आती होगी, या याददाश्त उनकी कम है, इसलिए हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले कौन उनके पूर्वज थे, और भारत को उनके चीन के साथ जो युद्ध करने के बाद जो भारत को हार मिला है, और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नहीं जीवी, लेकिन उन्हें तो फक्र है अपने परनाना पर वो, और मुझे लगता है हिंदुस्तान को भी फक्र है। चाहे उनकी दादी रही हो इंदिरा गांधी, या फिर नेहरू जी रहे हो, या उनके पिता रहे हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो देन है उससे हिंदुस्तान कुछ आगे बढ़ा है, तो वो उनके परिवार का मसला है। पर मैं कह रही हूँ वो जो आरोप लगा रहे हैं आप उनका खंडन कैसे करेंगे? रागिनी आप जवाब देना चाह रही है, लेकिन 3 और मेहमान, और उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी जवाब देने का, वरना बाकी मेहमान अपनी बात नहीं रख पाएंगे। स्मिता, कल के भाषण को अगर मैं कहूँ आप कैसे देख रही है राहुल गांधी के? खासकर उनका ये कहना है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई है, वो कॉन्फिडेंस कि चीन पक्का कुछ करने वाला है, देख लेना। एक्चुअली बजट स्पीच था, इसलिए जो नौकरी के बारे में जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए थे, बेरोजगारी के बारे में, वो पर्टिनेंट पॉइंट्स थे। हाँ, जो सत्ता पक्ष है वो कहेगी कि पैंडेमिक की वजह से नौकरियां नहीं है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो उन्होंने जुडिशरी के बारे में कहा, जो न्याय तंत्र के बारे में कहा, उसे अगर क्रिटिसाइज करना ही था तो बहुत से कारण है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि न्यायपालिका में जो पेंडेंसी है, सालों तक केस घिसते रहते हैं, वकीलों को लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, और फिर भी यू डोंट गेट अ जजमेंट, न्याय नहीं मिलता है। इन बातों पर जरूर पूरे न्याय तंत्र की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन संसद के अंदर ये कहना कि पूरा जो है न्याय तंत्र जो है पूरा, उसमें कोई विश्वास नहीं है, उसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के एक स्तंभ पर विश्वास नहीं है आपको, ना आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है। आप 3 टर्म जीत के आए हैं, 3 बारी इलेक्शन लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, आपकी माँ भी जीत चुकी हैं। इतनी बारी अगर इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं था तो आप ना लड़ते इलेक्शन। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई है, इलेक्शन कमीशन अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो उसके बाद आप इलेक्शन क्यों लड़े? नहीं लड़ना चाहिए था। तो क्या हम वो इलेक्शंस रद्द कर दें जो 2014 के बाद हुई है, जो 2020 में हुई है, क्या उसको रद्द कर दें? 2021 में जो हुई है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रद्द कर दें, तमिलनाडु का इलेक्शन रद्द कर दें। दी अदर पीपल जो कहा उन्होंने तमिलनाडु के बारे में, नेशन और नेशन स्टेट्स के बारे में कहा, और यूनियन ऑफ नेशन, मतलब थिंक टैंक वाली बातें कर रहे थे राहुल गांधी, जैसे वो हिंदुत्व के बारे में ही जो बातें कर रहे थे, मतलब कोई मतलब नहीं था बजट स्पीच में इन सब के बारे में बात करने की। तो आई जस्ट फील, और फिर उसके बाद जैसे चाइना के ऊपर उन्होंने कहा, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने जो कहा, ये आई मीन इट वाज टू से दैट इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड ऑफ लेट, ये बात सही नहीं है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान, सभी विशेषज्ञों ने कह दिया है कि चाइना और पाकिस्तान
गले की हड्डी बनी हुई है, पता नहीं कब से, नेहरू के टाइम से बनी हुई है। और अगर हम कहें कि हाँ नेहरू को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नेहरू को या इंदिरा गांधी को नहीं कहना चाहिए, उन्हें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अभी नहीं लाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी खुद लेके आए हैं। तो अगर राहुल गांधी संसद में अगर उन्होंने पंडित नेहरू का जिक्र किया या इंदिरा गांधी का जिक्र किया, हाँ कह दिया मेरी दादी और मेरे पूर्वज, तो फिर दे आर फेयर गेम, उनकी क्रिटिसिज्म जरूर होगी कि उनके फॉरेन पॉलिसी को लेके क्रिटिसिज्म जरूर होगी। सो आई थिंक कुछ ज्यादा ही कह गए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, देयर वाज नो नीड, क्योंकि बजट आप दोनों के ठीक है, दोनों ने कुछ बातें रखी हैं और दोनों का जवाब दे दीजिए रागिनी, लेकिन मैं चाहूंगी कि 40 सेकंड में आप अपनी बात खत्म करें ताकि दोनों मेहमानों से मैं और बात करूं। देखिए, स्मिता जी ने आज वैसा ही तर्क दिया जैसे निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री होकर देती हैं कि अगर प्याज महंगी हो रही है तो प्याज खाना छोड़ दो, अगर इलेक्शन कमीशन की कुछ समस्याएं हैं, अगर वो निष्पक्षता से काम नहीं करता है तो आप इलेक्शन लड़ना छोड़ दो, अगर इनकम टैक्स में रिबेट आपको चाहिए और सरकार नहीं देना चाहती है तो अपनी इनकम कम कर लो। मुझे लगता है एक बहुत ही हास्यास्पद तर्क है। हम इसी लोकतंत्र में चुनाव लड़ेंगे भी, और जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं की खामियां हैं उन पर जिस तरह से मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे भी। और चीन की समस्या जो आज की है उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में सवाल उठाना पड़ेगा। अरुणाचल से भाजपा के सांसद तापिर गाव खुद ये बात कह रहे हैं कि चीन लगातार हमारे लोगों को उठाकर ले जा रहा है, उन्हें टॉर्चर कर रहा है और सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल रही है। आप राहुल गांधी की बात पर मत विश्वास करिए, क्योंकि आपको तो निरर्थक अनर्गल आरोप लगाने ही लगाने हैं। बहस हो सकती है रागिनी, कौन सांसद के ऊपर तो बात करिए। हाँ रागिनी, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चीन और दोस्ती जो है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब हुई है, वो नटवर जी जो आपके टाइम पर विदेश नीतियों को संभाल रहे थे वो ये कह रहे हैं ये हास्यास्पद है। 1960 में हो गई थी दोस्ती। तो आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं आज हमारी सबके साथ तलखी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से हम जिन्हें लाल आंख दिखाना चाहते थे उनकी तरफ से मुंह फेर रहे हैं, हम जिन्हें 56 इंच का सीना दिखाना चाहते थे वो आज हमारे ऊपर बयान देके निकल जाते हैं। नेपाल जैसा देश हमें लाल आंख दिखा रहा है, तो ये गंभीर समस्या है, इस पर बात करनी पड़ेगी। और राजनाथ सिंह ने तो खुद राज्यसभा में खड़े होकर कहा था कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर चीन घुस आया है, तो क्या विपक्ष आंखें मूंद ले? और भाई इंदिरा गांधी ने अपना खून बहाया। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो स्टैंडिंग है वो कमजोर हुई है, ये अलावा आपके कोई और नहीं मानेगा। स्मिता भी कुछ कहना चाह रही है और माधव आनंद और उसके बाद आमिर जैन। ठीक है, वो 40 सेकंड से एक्सीड हो गया मामला, रुक जाइए स्मिता। ठीक है स्मिता, माधव जी आ रही हो 1 सेकंड। और वो संघ की पृष्ठभूमि है, माफी मांगना और नाक रगड़ना। कांग्रेस के प्रवक्ता को फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर कोई कहता है तो उन्हें हास्यास्पद लगता है। आई थिंक कॉमिकल तो राहुल गांधी हैं, द वे एवरीबडी इज बीइंग क्रिटिसाइजिंग। खैर वो छोड़िए, आई मीन राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया आइसोलेटेड है, अकेले खड़ा है, कोई दोस्त नहीं है और दुश्मनों से घेर रखा है। पता नहीं राहुल जी इंडिया से बाहर छुट्टी मनाकर जब वापस आते हैं तो एक If you think Rahul Gandhi is comical, I have a right to say that you are a pliable journalist. मैं भी बोलूंगी ये बात। आप सोच कर तो बोलिए कि आप क्या बोल रही हैं। अपने पद की गरिमा को तो रखिए स्मिता जी। आप चीखती रहेंगी या किसी और की बातें सुनेंगी भी? आप चीखती रहेंगी और किसी की और की बात सुनेंगी नहीं। आप पर्सनल अटैक्स मुझ पे कर रही हैं, मैंने आप पर नहीं किया, मैंने आपके लीडर के ऊपर किया है। आप एक शब्द नहीं बोलने देती किसी को, सिर्फ चीखती रहती हैं। आप किसी को बोलने नहीं देती। दिस इज योर स्टाइल मैम, दिस इज योर स्टाइल वेयर यू जस्ट कीप शाउटिंग एट पीपल। रूबिका, अगर मैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करूं तो रागिनी 1 सेकंड रुकिए। आपके लीडर पर अगर तारीफों की बौछार हो सकती है तो आलोचना की भी बौछार हो सकती है, और आपको इतना मादा रखना चाहिए। अगर नहीं, कटाक्ष किसी ने कुछ नहीं किया है। 1 सेकंड सुनिए, उन्होंने उस स्टेटमेंट के बारे में बोला, आप सुन लीजिए ना, पूरी बात उनकी सुन लीजिए। आपके ऊपर किसी तरह का कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है रागिनी, सुनिए। नहीं मानेंगे तो हमें भी बोलना पड़ेगा। हाँ, आपने बोल दिया है रागिनी। आपने अपनी मर्यादा के आगे जाकर बोला है। आपने अपनी मर्यादा के आगे जाकर बोला है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है। आप बताइए, बात कीजिए ना, आप मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि आपके लीडर के साथ अगर कोई खड़ा नहीं है तो आप
उसके ऊपर कटाक्ष करने लगे, आप ये कहने लगे कि वो गलत है, आप ये कहने लगे कि वो प्लायबल है, आप ये कहने लगे कि वो क्रेडिबल नहीं है। कटाक्ष कहती रहे, मैं बोलूंगी, आप कॉमिकल बोलेंगे, मैं प्लायबल बोलूंगी। आप कुछ भी बोले, वो आपका काम है ना, वो आपका काम है, आप इसीलिए तो पार्टी की प्रवक्ता है और समझ में आता है। अब बात पूरी हो जाने दीजिए, 2 और मेहमान अब तक आ नहीं पाए अपनी बात रखने के लिए। गला फाड़ फाड़ रुक के जाइए, अब सुनीता को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। गला फाड़ फाड़ के इंसल्ट करना जानती हैं और कुछ नहीं जानती। She doesn't come prepared. She सिर्फ गला फाड़ फाड़ के चीखे मारती हैं और कुछ नहीं करती। Let's come back on the topic, both of you, please. आप रुक जाइए, रागिनी रुक जाइए, स्मिता जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए और उसके बाद में 46% ग्रोथ सुनिए। आपके लीडर की कही बात अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो उस पर हम डिस्कशन कर ले। रागिनी जी, रोजगार का सचिव क्या, उसका बजट क्यों कम? रोजगार से ही स्मिता प्रकाश ने शुरुआत की थी। क्या कहा रागिनी, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि रोजगार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बजट के उस पूरे के पूरे उस बैकग्राउंड पर अगर रोजगार की बात करते, महंगाई की बात करते और उसके इर्द गिर्द रहते तो बात समझ में आती। स्मिता प्रकाश ने कितनी देर बेरोजगारी के बारे में बोला? आपने 3 मिनट दिए, उसमें से 10 सेकंड बेरोजगारी पे बोली। तो राहुल गांधी ने अगर कहा होता, अगर 30 मिनट वो बेरोजगारी पर बोलते तो हम लोग भी 30 मिनट बेरोजगारी पर बहस कर लेते। अगर कोई सबसे ज्यादा अंडर प्रिपेयर्ड है इस ओके, डिबेट में, ओके, तो वो जीवीएल नरसिम्हा राव है, ओके, भाजपा के प्रवक्ता। ओके, ओके, सबसे ज्यादा प्रिपेयर्डनेस कल आपकी थी, राहुल गांधी की थी, आप सबकी थी। आप रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ अमीक, अब अपनी बात रख लीजिए आप। रूलर ऑफ रूलर, मास्टर ऑफ मास्टर, जी, मैं सामाजिक विषमता और जो इन्होंने कहा है, जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, सामाजिक जो विषमता का विषय है ये पूरे देश के लिए हमेशा से चिंता का विषय है। अगर विपक्ष मान के चलिए, देश का कोई भी विपक्ष, यूपीए 1 के ज़माने में हमें याद है कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ट होते थे जो गरीबी पर, महंगाई पर, बेकारी पर, बेरोजगारी पर वो बहुत अच्छी बहसें भारत की संसद में हमें देखने को मिलती थीं। और यूपीए 1 के जो भी लीडर थे वो उसकी बहस पे जवाब दिया करते थे। हमारा ये कहना है कि मतलब प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है भारत की संसद के अंदर ही, इस देश के 73 करोड़ लोगों की आबादी की जो आमदनी है वो 8 रुपये से 20 रुपये है। हमारे देश की 50% जो वेल्थ है वो आज भारत के 9 लोगों के पास है। आप बताइए कि वर्ल्ड जो हंगर इंडेक्स है, हम 116 में 101 पर खड़े हुए हैं। देश की 30% ऐसी आबादी है, रूबिका आप बहुत संजीदा जर्नलिस्ट हैं, 30% आबादी 1 जून बेगर खाए हुए सो जाती है। हमें पूछ रहे ये बहस बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बहस नहीं है। ये बहस क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे देश को बनाने की बहस हो सकती है? भारत की जो हमारी नीतियां हैं, कॉर्पोरेट जो नीतियां हैं, चाहे आप विदेश नीति देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर नीति देखें, चाहे आप कॉर्पोरेट की जो प्रो कॉर्पोरेट नीतियां देखें, तो कांग्रेस और बीजेपी में तो हमें तो कोई फर्क नहीं नजर आता है। इस देश की निजीकरण के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन थे, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। माननीय मोदी जी ने उसको प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाया। इस देश के जितने भी हमारे वेल्थ थे, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे, जो आप समाजवाद की तरफ जा रहे हैं, 1 सेकंड, उसको बेचने का काम कांग्रेस ने शुरुआत किया। किसने सबसे ज्यादा अपोज किया था और फिर लैपटॉप बांटे थे? मैं आपको एक रिडल दे रही हूँ, उसे पहेली बुझा पाएंगे? कंप्यूटर का विरोध किया लेकिन फिर बाद में बच्चों को लैपटॉप बांटे, कौन था वो? नहीं, वो जो एक जो बैलगाड़ी पे बैठ के भारत की संसद में गए थे विरोध करने, वो वाला आप नाम थोड़ा भूल रहे हो। नहीं, मैं वो भी नाम थोड़ा आप जोड़ लो। आप ये कौन सा नाम है वो? कि नहीं, इसमें हम जो है बहुत आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपको। अमीक भाई बस मुझे बता दीजिए ना, एक शख्स जिसने कंप्यूटर का विरोध किया और बाद में उन्हीं की पार्टी ने बच्चों को लैपटॉप बांटे, वो कौन थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समाजवादियों के एक धड़े मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बैलगाड़ी पे बैठ के, अटल बिहारी वाजपेयी साहब बैलगाड़ी पे बैठ के भारत की संसद में विरोध करने गए थे कंप्यूटर का। जो लेंथ खींच रहे हैं नहीं, मैं कह रहा हूं विरोध करने गए थे। कि कौन है वो शख्स जिसने कंप्यूटर का विरोध किया और बाद में बच्चों को लैपटॉप बांटा? जानते हैं उस शख्स के बारे में? कंप्यूटर का समर्थन माननीय नेताजी ने हमेशा किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में, झोपड़ी में, जहां पे अंधेरा था, वहां पे हमने लैपटॉप बांटा, हमने बेटियों को लैपटॉप पहुंचाया, हमने कन्या विद्या धन दिया। मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। वो हमने, देखिए जो सामाजिक विषमता है, मैं यही कह रहा हूं, 9 लोगों के पास भारत की 50% पूंजी है
और शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट है, जो बजट होना चाहिए, इतना शर्मसार कर देने वाला जो बजट का जो मैंने देखा है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो कल ये बिल्कुल जो बजट पॉइंट था, फिर घूम फिर कर आप उधर ही आ जाते हैं कि नहीं चूंकि मुझे बहस करनी है तो मैं बहस करूंगा, और इसीलिए वो सवाल मुझे पूछना बहुत जरूरी था। अब रुक जाइए एक सेकंड अमित भाई, लेकिन मैं 30 सेकंड देती हूँ ताकि कंक्लूड कर लूं। 30 सेकंड, हाँ स्मिता जी बस 30 सेकंड दे दो अमित भाई को, उसके बाद आपका रुख। मैं ये कह रहा हूँ कि कल जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने जो कल देश के सामने एक विजनरी बजट और कहा गया कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, आप बताइए कि रूरल डेवलपमेंट के बजट डिक्रीज कर दिए गए, मनरेगा का बजट डिक्रीज किएगा, जो गांव में सबसे ज्यादा हमारे जो गरीब गुरबा मजदूर लोग हैं उनको नौकरी दिया करते थे। अरे बजट पर ही तो बहस हो सकती थी, लेकिन राहुल गांधी बजट से जो इतर गए, उन्होंने जो आरोप लगाए, आज मैं उस मसले पर डिबेट कर रही हूँ। जीवी अपनी बात रखिए अमित भाई, उसी पर देखिए पूरा दिन बजट पर हमारी बहस हुई है, क्या मिला क्या नहीं मिला, किसको धोखा दिया, किसको आगे बढ़ाया, सब पर बहस हुई है मेरी। जीवी देखिए रूबिका जी, सपा के जो हमारे मित्र जो सवाल उठा रहे हैं, तो आपको ने देखिए क्या ये गरीबी हटने के लिए क्या साइफाई में डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना जरूरी है? क्या गरीबी हटाने के लिए अंबानी परिवार से किसी सदस्य को अपने पार्टी का राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजना क्या ये संकेत है? यही तरीका है क्या? यही तरीका है क्या? आपका कांग्रेस पार्टी से बहुत लंबा साथ रहा है, आपने क्या किया सरकार में रहते हुए? आप केवल और केवल जातिवाद समाजवादी के नाम पर आप कलंक है, आपका पार्टी का नाम होना चाहिए जातिवादी पार्टी। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको केवल गुंडागर्दी से मतलब है, जातिवाद से मतलब है और भेदभाव करने से मतलब है। तो इसलिए गरीब और अमीर की जो चर्चा जो कर रहे हैं हमारे सपा के मित्र, ये आपको सूट नहीं करता है, ये आपका एजेंडा है ही नहीं। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ऐसा लगता है राहुल गांधी जी अतीत में उनके पार्टी क्या अभी नए किंग उनको सामने नजर आ रहे हैं? वो कौन से परिवार से हैं मोदी जी? को उनका कोई डायनेस्टी है? आप राहुल गांधी आप है क्या? आपके पिता माता के अलावा आपका हैसियत क्या? आप परिवारवाद से आने वाले, ये अपने आप को भारत को अपने परिवार को राजवंश मानने वाले राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए ऐसे बात कहते हुए। नरेंद्र मोदी जी एक लोकतांत्रिक पद्धति से देश की जनता ने बार बार उनको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया। अच्छा, ये क्या डेमोक्रेसी थी जब इंदिरा गांधी दिल्ली से सारे प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करती थी? यही आपकी लोकतंत्र थी क्या? इमरजेंसी इंपोज करके पूरे भारत को अपने थंब के नीचे रखना, ये क्या आपकी लोकतंत्र थी? ये असली लोकतंत्र थी क्या? नहीं, राहुल गांधी को नॉमिनेट सारे पाप करके वो भी तो चुनाव जीत ही कराए हैं ना, वो भी तो सारे चाहे वो किसी के बच्चे जरूर हो, लोकतंत्र पर सारे चोट करके हराना है जनता को, जनता उसे हरा देती है। नहीं, वो है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, वो सांसद है। मैं पूछ रहा हूं उनकी हैसियत क्या है? वो सांसद मैं इनसे सवाल, रागिनी जी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी की हैसियत क्या है? कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी से सांसद है राहुल गांधी। उनके पिता राजीव गांधी नहीं हैसियत पर प्रश्न ना करें। आप जो वो बात कह रहे हैं उस पर भले प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उनकी हैसियत पर कैसे प्रश्न कर सकते हैं सर? नहीं, रागिनी जैसे आपके लीडर सांसद हैं, जैसे राहुल गांधी सांसद हैं। रागिनी जवाब दीजिए। रागिनी जी, भाई मैं जवाब दे रही। रागिनी जी स्टूडेंट इलेक्शन जीत कर आई है, मैं उनसे जवाब दे। राहुल गांधी कौन से जमीन से जीत कर आए हैं? भाई जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए, फिर चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? बता दीजिए। संगठन ने उठा के मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जाकर चुनाव लड़े। लेकिन हम तो ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है। अमित शाह तुम तो तड़ी पार रहकर आए हो, फिर भी बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है। उसी लोकतंत्र ने राहुल गांधी को चुनकर आज सांसद बनाया है, आप पूछ रहे हैं हैसियत क्या है? तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बिना तलखी के आपको जवाब देती हूँ कि इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी मुझे सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं।
तुम मुझको कितना रोकोगे। आज गरीब की, प्रताड़ित वर्ग की, महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की, सबकी आवाज है राहुल गांधी। आपके यहाँ पर बैठकर ये कहने से कि राहुल गांधी की हैसियत क्या है, मैं समझती हूँ सिर्फ आपका खिसियानापन और आपकी चिड़चिड़ाहट और उत्तर प्रदेश से जो आपकी सियासी जमीन खिसक रही है ना जीवीएल भाई, केवल वही आज नजर आई है और कुछ नजर नहीं आया। क्योंकि लोकतंत्र के सवाल पूछ रहे थे रागिनी जी, लोकतंत्र का सवाल कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये परिवारवाद, वंशवाद, क्या लोकतंत्र के कोई तरीका हो सकता है? लोकतंत्र पर सवाल पूछा जाएगा। अब देखिए, पंकजा मुंडे, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, ये सब तो आप ही की पार्टी में है। सबके माता पिता की बहुत लंबी कवायद है। और अब मुझे बताइए, अगर आरपीएन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जाके कहेंगे कि 70 साल में क्या हुआ, तो वो तो अपने माता पिता के कामों के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो एक तो आप वॉशिंग मशीन लगाकर बैठे हैं कि अपनी पार्टी में आकर दाग अच्छे हो जाएंगे, पर जब तक दूसरी पार्टी में रहेंगे तो आप सवाल पूछते रहेंगे। भाई मोदी जी 70 साल में 7 साल प्रधानमंत्री रहे, पर हम सवाल नहीं पूछ सकते। कांग्रेस पार्टी के 60 साल प्रधानमंत्री रहे, पर आप लगातार सवाल पूछेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है उनसे 60 साल देखिए, कुछ बातें रह जाएंगी रागिनी जी, आज उन पर बहस करना जरूरी है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट गंभीरता से वहां संसद में बातें रखी जा रही थी। मुझे पर्सनली एक चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मणिपुर के सांसद कुछ मिलने के लिए गए, उनको कहा कि बाहर चप्पल उतार दीजिए, और खुद जो है घर में चप्पल पहनकर घूम रहे थे। रागिनी, मैं आपके घर पर आऊंगी तो मैं भी आपसे पूछूंगी कि रागिनी, क्या मैं जूते बाहर उतारूं कि अंदर पहन कर आऊं? आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं पहन कर आऊंगी, लेकिन हमारी परंपरा है कि जूते बाहर उतारते हैं। हिमंत बिस्वा ये कह रहे हैं कि असम के शख्स की आपने सबसे ज्यादा बेइज्जती की। आप पिद्दी को बिस्किट खिला रहे थे और वही बिस्किट आपने उनको कहा कि खाएंगे क्या। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? आप चप्पल की बात बता रहे हैं संसद में। भाई देखिए, चप्पल का बड़ा महत्व है। प्रभु राम अपने खड़ाऊ छोड़ गए थे, भरत को उठाकर ले आए, सिंहासन पे रख दिए थे, सिंहासन पे रख दिए थे, और उन्हीं को प्रभु राम का रूप मानकर पूजा करते रहे और कहते रहे कि आप ही राज कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में निषादों के सबसे बड़े लीडर को अमित शाह जी ने अपने घर में बुलाया तो उनकी भी चप्पल उतरवा ली थी और अमित शाह जूता पहनकर बैठे थे। तो भाई ये बड़ा सवाल है कि आप चप्पल पहनकर घूमेंगे, आप सर पर ताज रखकर घूमेंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा है उसे चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। दलित के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था ये चप्पल लेकिन वाला। दलितों को पहले नहलवाएंगे, शैम्पू भिजवाएंगे, फिर दलित के साथ बैठकर खाना खा पाएंगे। तो ये स्वांग जो है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। प्लीज स्क्रीन पर। नहीं, अगर वो शांत हो जाएंगी तभी मैं बात करूंगी। नहीं, मैं चप्पल पे कुछ नहीं बोलूंगी। आपने सवाल पूछा था, हाँ, आपने सवाल पूछा था किसी से वो कंप्यूटर के बारे में। जब राजीव गांधी ने कंप्यूटर के बारे में जिक्र किया था ना पहली बार, एंड ही टॉक्ड अबाउट कंप्यूटराइजेशन 21वीं सदी, उस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टी, सिर्फ मुलायम सिंह नहीं, आपने मुलायम सिंह जी का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह नहीं, सभी ने उनका मजाक उड़ाया था, सभी ने। लेकिन ही हैड अ विजन, एक दूरदर्शी थे वो, उनका विजन था कंप्यूटराइजेशन, और उसके बाद सभी लाइन पे आ गए। और दूसरा, जब जीवीएलएन कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अंबानी के परिवार के किसी सदस्य को राज्यसभा भेजे, इसमें बुराई क्या है? जैसे आज अंबानी अडानी का मजाक उड़ता है ना, उसी तरह टाटा बिरला का मजाक उड़ाया करते थे। जैसे लोग दे आर वेल्थ क्रिएटर्स, जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, हमेशा उन्हें क्रोनी कैपिटलिज्म करके साइड किया जाता है। लेकिन जितनी सब नौकरियां चाहते हैं, सारे अफसर जो है, सारे जर्नलिस्ट हैं, सब चाहते हैं। और जब धीरूभाई अंबानी ने, स्मिता जी, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।